जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस। एंड गाइस, भाई दूज की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। लेकिन उसके पहले हम लोग प्रीलिम्स 2023 का ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो चलो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है गाइज, आप देख सकते हो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब जब यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना, वो चेंज हो रहा है वापस से। जैसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, बीच में ये बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड जो ये क्वेश्चंस है ना, ये वापस से ट्रेंड में आ रहे हैं, वापस से अपने पैटर्न में थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स हमारी क्या बोल रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉवल ईच ईयर। ओके, ये क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के हिसाब से 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एक्सट्रैक्ट कर रहा है मोर देन अ क्वार्टर, एक क्वार्टर से ज़्यादा वर्ल्ड का जो ग्राउंड वाटर लेवल है हर साल इंडिया विड्रॉ कर रहा है। एंड स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year to satisfy drinking water and sanitation needs ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। की वर्ल्ड का 18% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया के टेरिटरी पे रह रहा है। एंड इंडिया को इसीलिए इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर, पूरे विश्व के ग्राउंड वाटर में से एक क्वार्टर से ज़्यादा इंडिया को एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है हर साल, प्रति साल। किस लिए? ताकि वो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की जो नीड्स है ना, उसको कंप्लीट कर सके अपने 18% ऑफ वर्ल्ड के 18% ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो इंडिया में रह रहे हैं। ओके, सो हमारे ऑप्शंस यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि सेकेंड स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई कर रहा है। सेकेंड हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट। दोनों तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। हमारा ऑप्शन सी कह रहा है स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है वो इनकरेक्ट है, गलत है। एंड डी ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। तो आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है गाइस कि कौन सा आंसर इसमें से राइट है। एंड करेक्ट आंसर भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो पक्का जाके पहले कमेंट कर देना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के सबसे पहले आर्टिकल के साथ में, जो है द वर्ल्ड पेज के ऊपर। अल शिफा हॉस्पिटल के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, ये गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एंड अभी के टाइम पे नाउ विदाउट पावर एंड अंडर इंटेंस इजरायली अटैक, कि अभी फिलहाल वो विदाउट पावर चल रहा है, क्योंकि फ्यूल नहीं है किसी भी चीज़ को रन करने के लिए। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बेबीज़ है, यहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है ना, उनके इंक्यूबेटर को चलाने के लिए तक फ्यूल नहीं है। इंक्यूबेटर जनरेटर से चलता है, राइट। एंड जनरेटर में फ्यूल डालने के लिए भी फ्यूल नहीं, इतनी ज़्यादा स्थिति वहाँ पे खराब है, पावर कट हो चुका है, बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे चल रहे हैं। तो देखते अल शिफा हॉस्पिटल के बारे में सारी की सारी डिटेल्स गाइस, कि क्या हो गया है अभी वहाँ पे। जैसे कि आप लोगों को ये कहानी तो पता है, कब से शुरू हुआ है ये सारा चीज़, अक्टूबर 7 से शुरू हुआ है, राइट, जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था। एंड इसराइल ने हमास के 1200 लोगों को, 1200 लोगों को ऑलमोस्ट मार दिया था। एंड मोर देन 240 पीपल को एज हॉस्टेजेस बना के लेके गए थे। ओके, तो उसके बाद इसराइल की सटक गई, एंड फिर इसराइल ने कसम खाई कि वो हमास को डिस्ट्रॉय करके रहेगी। ये थी इनिशिएशन। ओके, ये था इंट्रोडक्शन। अगर आपने पहले इस बारे में नहीं पढ़ा है, आपको क्या चीज़ें चल रही थी यहाँ तक, ये सारी चीज़ें कैसे ये नहीं पता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया। तो चलो देखते हैं। सो इसराइल का कहना है कि वो टारगेट कर रहा है स्पेसिफाइड एरिया ऑफ हॉस्पिटल। अब अल शिफा हॉस्पिटल जो है ना, वो गाजा पट्टी का सबसे लार्जेस्ट और एडवांस्ड हॉस्पिटल है। नो लॉन्गर फंक्शनिंग ड्यू टू लॉस ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। लॉस ऑफ पावर और वाटर सप्लाई तो हो गया है, तो वो उतना प्रॉपरली अभी फंक्शन नहीं कर पा रहा है। बट अबाउट 40 पेशेंट्स हैव डाइड इन रिसेंट डेज, तो हंड्रेड्स रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड प्रीमाइसेस। ये भी बोल रहे हैं कि 100 से ज़्यादा तो प्रीमाइसेस के अंदर ट्रैप्ड है विद इजराइल ट्रूप्स बैटलिंग हमास। सो पते की बात यहाँ पे ये आती है कि शिफा हॉस्पिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। सो शिफा हॉस्पिटल यूज टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ गाजाज हेल्थ केयर सिस्टम बिफोर इजराइल हमास वॉर ब्रोक आउट, लोकेटेड इन गाजा सिटी।
ये सारी चीज़ें पता है। अब इसकी स्टोरेज देख लेते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ 6 स्टोरी बिल्डिंग्स, इट हैड बीन बिटवीन 600 एंड 900 बेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ। सोच सकते हो 600 से 900 बेड्स है एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ है उस हॉस्पिटल में। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसराइल का ये कहना है कि स्पेसिफाइड एरिया ऑफ हॉस्पिटल जो है वहाँ पे इसराइल क्या करेगी, जाके रेड मारेगी। रेड मार चुकी है ऑलरेडी, जाके रेड मारेगी। क्राइम अगेंस्ट, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कहना है कि ये जो रेड, ये जो स्पेसिफाइड एरिया को अंडर हॉस्पिटल के अंदर जाके जो इसराइल टारगेट करने वाला है ना, दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, इंसानियत के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है। सो गाजा स्ट्रिप का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये मैं बता चुकी हूँ। एंड अल शिफा जो है उसकी कंडीशन वर्स होते जा रही है, फैसिलिटीज डे बाय डे। ग्लोबल कॉल्स आ रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर को लेके कि 5 हफ्ते हो चुके हैं इसराइल के असॉल्ट के ऑन गाजा, एंड अब इसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन ये तो हुआ कॉइन का एक साइड जो हम सबको दिख रहा है। कॉइन का दूसरा साइड क्या है? आईडीएफ क्या बोलता है? आईडीएफ माने इजरायली डिफेंस फोर्स का क्या बोलना है? वो बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड हम लोग ये सारे जो चीज़ें हैं ये कैरी आउट कर रहे हैं। प्रिसाइज एंड टारगेटेड ऑपरेशंस हम लोग करेंगे शिफा हॉस्पिटल में, स्पेसिफाइड एरिया में। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे हॉस्पिटल में हम जाके अटैक कर रहे हैं। स्पेसिफाइड एरिया है उस शिफा हॉस्पिटल में, वहीं पे जाके हम लोग अटैक करें। एंड इतना ही नहीं, हमारे आईडीएफ फोर्स जो है, आईडीएफ बोल रहा है ये इसराइल बोल रहा है कि आईडीएफ फोर्सेस में मेडिकल टीम्स एंड अरेबिक स्पीकर्स भी है, दे हैव अंडरगॉन स्पेसिफिक ट्रेनिंग। उनको स्पेसिफिक जो है वो ट्रेनिंग भी दी गई है इस चीज़ के लिए, ताकि हम लोग किसी भी तरह हार्म नहीं करेंगे सिविलियंस को उधर। ये चीज़ आईडीएफ ने क्लियर कर रखी थी। सो इसराइल ये भी बोल रहा है कि हमास का जो कमांड सेंटर है ना, वो अल शिफा हॉस्पिटल के बीनीथ है और उसके टर्नल्स एंड ये सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है। सो इसराइल का ये है कि दे वांट टू कंसील मिलिट्री ऑपरेशंस एंड जो हॉस्टेजेस उन्होंने होल्ड करके रखा है उनको छुड़ाना है, लेकिन हमास इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। फाइन, ये बात है कि इसराइल क्यों अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर रेड क्यों मारना चाहता है, क्योंकि उसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से अल शिफा हॉस्पिटल में हमास का क्या है, अल शिफा हॉस्पिटल में हमास का कमांड सेंटर है। ये उनको पता चला है, ये उनको टिप मिली है, उसी के बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है ये कैरिड ऑन किए जा रहे हैं। अब गाइस दूसरी चीज़ ये देखें तो हमास का कहना है कि 650 पेशेंट्स एंड कम से कम 5000 से 7000, सोच रहे हो 5K to 7K लोग जो है अदर देन सिविलियंस आर ट्रैप्ड इनसाइड हॉस्पिटल्स ग्राउंड अंडर कांस्टेंट फायर के अंडर इतने सारे लोग ट्रैप्ड है। अब आप बोलोगे हॉस्पिटल में इतने सारे लोग क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं है, हॉस्पिटल में आम लोगों ने भी पनाह ली है, राइट। वहाँ पे शॉर्टेज है फ्यूल का, वाटर सप्लाईज का। 40 पेशेंट्स अभी तक 40 पेशेंट्स का डेथ हो चुका है एंड 36 बेबीज आर लेफ्ट फ्रॉम नियोनैटल वार्ड। ये जो नियोनैटल वार्ड आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें 36 बेबीज़ को ऑलरेडी इन्होंने क्या कर दिया है, वार्ड से बाहर कर दिया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते। इंक्यूबेटर का यूज़ यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, फ्यूल है नहीं, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो गंभीर होते जा रही है। इन बेबीज़ में से 3 बेबीज़ का डेथ भी हो चुका है एंड पैलेस्टीनियंस ट्रैप्ड इनसाइड हॉस्पिटल। उन्होंने और जो इतने पैलेस्टीनियंस जो है वो हॉस्पिटल में जो ट्रैप्ड है ना, उनका कहना है, अब यहाँ पे ना एक जन का नाम हमें समझना होगा, अल किद्रा, ओके, अशरफ अल किद्रा, जो गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने ये कहा है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने, ये कहते हुए कि पैलेस्टीनियंस जो ट्रैप्ड थे अंदर हॉस्पिटल में, जिनका डेथ ऑलरेडी हो चुका था, अब स्थिति इतनी गंभीर है ना कि सबने मिलके एक ग्रेव को डग किया है हॉस्पिटल के अंदर, ताकि उन पेशेंट्स को जो डेड हो चुके हैं उनको बरी कर सके, क्योंकि उनकी बॉडीज जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है एंड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। ये हम बस सोचो, हम लोग बस सोचेंगे तो ये कितना ज़्यादा हीनियस लग रहा है, कैसा लग रहा है सिर्फ सोच के, तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट। एंड इसी के ऊपर बोला जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज जो है वो डिकम्पोज होते जा रही है, इसीलिए ग्रेव को डग किया गया हॉस्पिटल के अंदर। ऐसा अशरफ अल किद्रा, जो गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है ना गाइस, उनका कहना है। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है। अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, हॉस्पिटल गेट्स स्पेशल प्रोटेक्शन
ड्यूरिंग वॉर। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये कहता है कि अस्पताल जो है, हॉस्पिटल जो है, उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वॉर के टाइम पे। हाउएवर दे लूज देयर प्रोटेक्शन इन केस कॉम्बैट्स यूज द प्रीमाइसेस टू हाइड फाइटर्स और स्टोर वेपन्स। लेकिन अगर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में लोग, अगर फाइटर्स जो है वो छुपे बैठे हुए हैं, वेपन्स को स्टोर करके रख रहे हैं, हाइड करके रख रहे हैं, तो इस प्रोटेक्शन को क्या वो हॉस्पिटल लूज कर देता है। इन सच अ सिचुएशन देयर हैज टू बी अ नंबर ऑफ वार्निंग्स बिफोर अटैक्स टू अलाउ फॉर द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ पेशेंट्स। सो ऐसी गंभीर स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करने से पहले वार्निंग्स इशू करनी चाहिए, ताकि हॉस्पिटल वाले सेफली जो पेशेंट्स हैं, जो मेडिकल वर्कर्स हैं, उनको क्या कर सके, उनको हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के बाहर लेके जा सके, उनको हॉस्पिटल प्रीमाइसेस से इवैक्यूएट कर सके। तो ये सारी चीज़ें होती है। ओके, देन Jessica, an expert in military ethics at Case Western Reserve University in Ohio, said if Israel successfully proves that Al-Shifa is used as command center by Hamas, even then the principles of international law will remain in place. कि अगर इसराइल सक्सेसफुली ये प्रूव भी कर देता है कि हमास का सेंटर जो है वो अल शिफा हॉस्पिटल में है, ये चीज़ अगर प्रूव भी कर देता है, फिर भी जो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स है उसको वो वायोलेट कर रहा है। इट डजंट लाइसेंस एन इंस्टेंट अटैक, शी सेड। उनका क्या कहना है कि ये उनको एक लाइसेंस नहीं दे देता है कि आप जाइए और इंस्टेंट अटैक करिए। स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट्स एज मच एज पॉसिबल। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पिस सबसे ज़्यादा कौन पिस रहा है, जो आम जनता है, जो सिविलियंस है, वो पिस रहे। 5 से 7 हज़ार लोग जो है, जो ट्रैप्ड है इनसाइड, वो कौन है, वो किस पक्ष के हैं, वो किधर से बिलोंग कर रहे हैं, वो सिविलियंस है उधर, वो आम जनता है जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जिनकी दौड़ भाग हो रही है, राइट। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पूरा ग्लोब सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से एक सीज फायर के ऊपर इस मामले में आया जाए। यूएन हो, यूएस हो, सब लोग, सबका यही मानना है कि एक सीज फायर करवाया जाए, एक सीज फायर हो, इसी का कोशिश चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं इतने दिन से, राइट। 7 अक्टूबर से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है एंड आज 15 नवंबर है। सोचो वहाँ की हालत क्या हो गई है, राइट। सो गाइज इतना ही था इस आर्टिकल में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है पेज एक्सप्लेन्ड पे। ये आर्टिकल गाइज है फॉक्सकॉन फाउंडर टेरी गाउ के बारे में, राइट, जिन्होंने क्वालिफाई किया है टू रन फॉर ताइवान प्रेसिडेंट। सो अब ताइवान क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है चाइना, राइट, चाइना, और इसके यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वुहान। वुहान क्यों फेमस हुआ था, चाइना का ये वुहान शहर क्यों फेमस हुआ था, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, राइट। इसका नाम तो अब बच्चा बच्चा भी जानता है, राइट। सो ये रहा तैवान, यहाँ पे वहाँ पे मत देखो, यहाँ पे तैवान, राइट। एंड ये है तैवान स्ट्रेट। तो इसी तैवान की बात हो रही है यहाँ पे। ये रहा साउथ चाइना सी, ये ईस्ट चाइना सी, राइट। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ये मनीला है, यहाँ पे वियतनाम है। तो आजू बाजू में भी आप देखो कितनी सारी कौन सी चीज़ें हैं। ओके, ये शंघाई, SCO याद आ गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो चलो देख लिया ताइवान किधर है, अब बात करते। सो फॉक्सकॉन के जो फाउंडर है टेरी गाओ, ओके, इन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर ताइवान प्रेसिडेंटशिप, मतलब वो एलिजिबल हो गए हैं कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़ सके, फाइन। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बिलियनर फाउंडर है, मेजर एप्पल सप्लायर है फॉक्सकॉन, जो मैन्युफैक्चर करता है गाइज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की। सो इन्होंने 3 टाइम्स ज़्यादा वोट्स कलेक्ट किए हैं। मतलब साफ सीधे सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ तो क्वालिफाई करने के लिए उनको 3 लाख वोटर्स के सिग्नेचर चाहिए थे, और इन्होंने 3 गुना ज़्यादा यानी कि 9 लाख वोटर्स के सिग्नेचर पा लिए हैं। एंड ये भी एलिजिबल हो गए हैं फॉर द कैंडिडेसी ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, इसके लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े रहने के लिए ये क्वालिफाई हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है। गाँव ने थैंक्स किया है उनके एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स को, थैंक्स करते हुए उन्होंने कहा है अपने बैकर्स को। एंड ये भी कहा है कि इट वाज वेरी हार्ड टू अचीव, ये चीज़ बहुत हार्ड थी अचीव करने के लिए। एंड ही विल डेफिनेटली वर्क टू अचीव पीस अक्रॉस ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस पीस लाने में वो काम करेंगे, ये उन्होंने अनाउंस किया, ये उन्होंने कहा है। अपने
बिड में, अगस्त में जो बिड था उसमें उन्होंने ये भी कहा है, ही वांटेड टू यूनाइट अपोजिशन एंड एंश्योर आइलैंड डिड नॉट बिकम नेक्स्ट यूक्रेन। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे सबको यूनाइट करना है एंड ताइवान जो है वो नेक्स्ट यूक्रेन ना बने, इसका ध्यान रखना है, ये मेरा विजन है, ये मेरा बिड है, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। करते हैं ना कि जब मेरा रूल आ जाएगा तो मैं ये चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें करूँगा, राइट, इस तरह से ये हो जाएगा, उस तरह से वो हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो वैसे ही उन्होंने भी अनाउंस किया बिड में अगस्त में कि यदि मैं बन जाऊँ अगर, सो आई वांटेड टू यूनाइट अपोजिशन एंड एंश्योर कि आइलैंड को मैं नेक्स्ट यूक्रेन बनने ना दूं, ऐसी स्थिति वहां पे थोड़ी बहुत चल रही है। सो गाओ स्टेप डाउन फॉक्सकॉन चीफ इन 2019, वो चीफ थे, राइट, उन्होंने उससे क्या दे दिया था, स्टेप डाउन कर लिया था, अब वो सिर्फ वहां पे फाउंडर है। टू गैदर 3 लाख वोटर्स, कि उनको 3 लाख वोटर्स की साइन चाहिए, एंड बाय नवंबर 2 वो क्वालिफाई हो चुके थे इस चीज़ के लिए एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे क्वालिफाई हो चुके हैं। आप देख सकते हो इनकी तस्वीर यहाँ पे, आप नेट पे भी देख सकते हो इनके बारे में, राइट, एंड सारी चीज़ें। गाओ हैज़ केप्ट अ लो प्रोफाइल सिंस चाइनीज न्यूज़पेपर लास्ट मंथ implied a tax probe into Foxconn's operation in China was due to Beijing's unhappiness with his campaign, कि उनकी अनहैप्पीनेस की वजह से उनके ऊपर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। ओके, given he could split opposition vote and ensure victory for Lai. So China's government detects Lai and views him as separatist. He says on Taiwan's people can decide their future and has repeatedly offered talks with China, which Beijing has rebuted. ओके, सो यहाँ पे कहाँ जा रहा है कि लाए और इनके बीच में, जो लाए है वो आज के डेट में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनके साथ इनकी टक्कर है। सच बोलूँ तो प्रेसिडेंट के कैंडिडेसी के लिए 4 लोगों ने क्वालिफाई किया है और जो लाए है वो सबसे ऊपर है, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है, राइट। लेकिन अब देखते हैं इलेक्शंस होंगे उसके बाद क्या होगा, ताइवान का प्रेसिडेंट जो है वो नया कौन रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे गाइज। ओके, सो इतना ही था अभी के इस आर्टिकल के ऊपर। सो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है पेज नंबर 8 पे। आप देख रहे हो यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं जयशंकर जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के। क्यों? क्योंकि वो मिले हैं ब्रिटिश के होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली से लंदन पे। अब आपको मैं बता दूं कि जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो 5 डेज विजिट पे है लंदन पे। कितने दिन की विजिट? 5 डेज की उनकी विजिट है। एंड वहाँ पे वो जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग माने होम सेक्रेटरी हो गए, देन यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, इनसे मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल हमारा तुम्हारा वाला डिस्कशन नहीं, बड़े लेवल की टॉक, जैसे कि वो लोग डिस्कस करेंगे। सिचुएशंस उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, जैसे वेस्ट एशिया की सिचुएशन के ऊपर बातें हो रही है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बातें हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से हम इसको और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सो न्यूज़ हमारी ये है कि जयशंकर जी मिले हैं न्यूली अपॉइंटेड यूके के फॉरेन मिनिस्टर डेविड कैमरॉन से। ओके, अब डेविड कैमरॉन जो है उनका इतिहास में बताओ, वो ब्रिटिश पीएम रह चुके हैं 2010 से 2016 तक, समझ रहे हो, 2010 से 2016 तक वो ब्रिटिश पीएम रह चुके हैं एंड आज के डेट में न्यूली अपॉइंटेड यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है। तो उनसे बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में यहाँ पे बात हुई, सिचुएशंस के बारे में कंसर्न दिखाते हुए बात की हुई कि इजराइल एंड गाजा के बीच में जो भी चीज़ें चल रही उस बारे में, देन रशियाज इलीगल वॉर इन यूक्रेन उसके बारे में बात हुई, और इसके अलावा हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब तो हमको पता है, ये सब कोई भी ग्लोबल लीडर आज के डेट में मिलेगा तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात होगी ही होगी, राइट, ये तो चीज़ें होंगी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्ट्रेंथन करना यूके एंड इंडिया के टाई को, यूके एंड इंडिया के रिलेशन को, कि यूके एंड इंडिया का रिलेशन जो है वो किस तरह से और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। फॉर द फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग एज फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन वेलकम्ड, उन्होंने वेलकम किया एंड दे डिस्कस्ड एंड शेयर ग्लोबल चैलेंजेस, ये मैंने आपको बताया। दे ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ यूके इंडिया रिलेशनशिप, कि यूके एंड इंडिया के रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ के बारे में भी बात हुई, इंक्लूडिंग द मीटिंग एंड एम्बिशन ऑफ यूके इंडिया 2030 रोड मैप, कि किस तरह से हम 2030 का रोड मैप बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है FTA की, गाइस गौर से सुनना है इसको। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी तक 13 राउंड्स हो चुके हैं नेगोशिएशन के, लेकिन एक पॉइंट तक नहीं पहुंचे। लेकिन दोनों कंट्रीज का ये मानना है कि भाई साहब 2024 में होने वाले हैं जनरल इलेक्शंस,
दोनों कंट्रीज में। तो उसके पहले हमें क्या करना है, उसके पहले हमें एफटीए की जो ये डील है ना उसको क्लिंच करना है, उसको क्रैक करना है, राइट। सो अब देखेंगे ये कि एफटीए की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो ये डील है ना वो किस तरह से होने वाली है, किस तरह से क्रैकडाउन होएगी, इसके ऊपर दोनों कंट्रीज की निगाह है, एक्शंस, सारी चीजें कंटिन्यूड है। सो इंडिया यूके रिलेशन टुडे एंड इंडिया इज होपफुल फॉर फाइंडिंग लैंडिंग पोर्ट इन नेगोशिएशन दैट वर्क्स फॉर बोथ द कंट्रीज, की दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ये विन विन बहुत अच्छा वर्ड है। विन विन सिचुएशन का क्या मतलब है कि मैं भी जीता तू भी जीतता, इन शॉर्ट मांडवली, राइट। बोलते ना कि चलना तेरा ना मेरा। जैसे आप लोग कुछ कोई सामान लेने जाते हो, वो पर्सन आपको बोलता है, जो सेलर है बोलता है 500 का, आप बोलते हो 200 में दे दो, तो वो बोलता है नहीं मैडम 300 तो दे दो। तो आप बोलेगा नहीं 250 से 1 रुपये नहीं दूंगी, तो बोलेगा ठीक है ना आपका ना मेरा 280 दे दो, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। उसी तरह से विन विन सिचुएशन दोनों साइड के लिए जो लैंडिंग है वो लैंडिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए, नेगोशिएशन वर्क करना चाहिए, ऐसा सिचुएशन लाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं। टुडे टू रियलाइज द एजेंडा 2030 वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट इज ऑफिशियली कॉल्ड एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप। ऑफिशियली अगर हम लोग एफटीए का मीनिंग समझेंगे ना तो वो एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप की, ट्रेड पार्टनरशिप को हम किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, एंड दैट इज टुडे वेरी मच द फोकस ऑफ व्हाट द इंडियंस एंड ब्रिटिश सिस्टम्स आर नेगोशिएटिंग। दोनों इसी पॉइंट के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं कि हम कैसे ट्रेड पार्टनरशिप को एनहांस कर सकते हैं। ओके, सो 2024 से पहले ये चीज़ें जो है एफटीए इंडिया एंड यूके के बीच में वो फाइनलाइज हो जाएंगी। 13 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस मीटिंग की। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ गाइस। एंड ये आर्टिकल है, क्या देख रही हूँ मैं, दिल है इस आर्टिकल में। हाँ दिल धड़क रहा है, हाँ धड़क रहा है। तो ये उसी बारे में बात हो रही है, ऑर्गन रिसिपेंट्स के बारे में बात हो रही है कि जो आप लोग सुन रहे हो ना कि किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट ओपन सर्जरी, राइट, ऑर्गन डोनेट करना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये आर्टिकल है गाइस जो आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा। सो 4 आउट ऑफ 5 ऑर्गन रेसिपेंट्स इन कंट्री आर मेन। रेसिपेंट्स का मतलब क्या होता है, जिनको ऑर्गन मिल रहा है, मतलब जिनको ऑर्गन की ज़रूरत है। 5 में से 4 लोग जिनको ऑर्गन की ज़रूरत है वो मेन है, मतलब 5 में से 4 हो गए मेन तो 1 हो गई वुमेन। ऐसा नोटो डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। अब ये नोटो क्या है, नोटो है नेशनल और एक मिनट, ये नोटो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये डेटा रिलीज किया है एंड ये चीज़ बताई है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है ना, तो आप इस इमेज में भी देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग ये डेटा देखो कि आउट ऑफ 36,640 पेशेंट्स, कितने 36,640 पेशेंट्स, 29,695 जो है वो मेन है। अब अगर हम लोग इस डेटा को मेन एंड वुमेन के ऊपर से देखने जाए रेसिपेंट्स के हिसाब से, तो डॉक्टर्स इसके ऊपर, डॉक्टर्स का क्या कहना है कि हम इस डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये कोई इक्वालिटी की बात थोड़ी ना है। ये इक्वालिटी की बात है क्या कि मेल्स को ज़्यादा ज़रूरत है, फीमेल्स को कम ज़रूरत है, ये मेल्स ज़्यादा रेसिपेंट्स है, फीमेल्स कम रेसिपेंट्स है, ये क्या चीज़ है। ऑल दो स्टडी ये शो कर रही है कि वुमेन डोनर्स हाई है, रेसिपेंट्स में मेन हाई है एंड डोनर्स में जो है वो वुमेन हाई है, मतलब कि वुमेन ज़्यादा डोनेट कर रही है मैन के कंपैरेटिवली। लेकिन 1998 के प्रोग्राम के बाद से, जो प्रोग्राम लॉन्च किया था अपोलो में, उसके बाद से क्या हुआ ना, काउंसलिंग देना इन्होंने शुरू कर दिया। दोनों मेल फीमेल दोनों को काउंसलिंग देना एक तरह से स्टार्ट कर दिया। एंड उस काउंसलिंग का इफेक्ट ये हो गया ना कि अगर हम लोग गाइस 2021 का डेटा यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 75% डोनर जो है वो मॉम्स थी, मतलब फीमेल थी, एंड 25% डोनर डैड्स थे, मेल्स थे। ओके, बट 2021 के बाद इस ट्रेंड में जो है ना वो चेंजेस आए हैं एंड आज का ट्रेंड ये कह रहा है कि 51% मॉम डोनेट कर रही है, राइट, एंड 49% डैड डोनेट कर रहे। तो हम देख रहे हैं कि इस डेटा में भी चेंजेस आए हैं। किस वजह से चेंजेस आए इस डेटा में, काउंसलिंग की वजह से। सी, जब डोनेट करने की बात आती है ना तो वुमेन क्यों आगे आती है डोनेट करना, एक तो सेंसिटिव तो रहती है और दूसरा ये भी लगता है कि अगर मेल डोनेट करेगा, यूजुअली वुमेन्स जो है वो, यूजुअली मेल्स जो है वो अर्निंग मेंबर होते हैं फैमिली के, तो एक डर सा भी रहता है कि अगर इन्होंने डोनेट किया तो ये अर्निंग मेंबर है, इनके ऊपर पूरे घर का फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो डिपेंड करता है।
तो अगर इनको कुछ हो गया या कोई भी इशू हुई तो क्या, मैं तो फिर भी घर में बैठी हूँ या मैं तो फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके काम चला लूँगी, लेकिन अगर इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। ये सारे लॉजिक्स भी होते हैं। लेकिन काउंसलिंग के बाद से, जब डॉक्टर्स ने इन लोगों को काउंसलिंग देना शुरू किया, उसके बाद से डेटा भी सुधरने लगा। ओके, सो अब एक नज़र मारते इस प्यारे से फोटो के ऊपर, हार्ट वाले नहीं, दूसरे फोटो के ऊपर। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट मतलब वो लोग रह रहे, वो लोग जिंदा है और उन्होंने जो डोनेट किया है अपना ऑर्गन। ओके, तो उसमें सबसे हाईएस्ट स्टेट आता है दिल्ली। फाइन। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डिसीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट की वो इस दुनिया में नहीं है, वो हयात में नहीं है। राइट, सो उसमें सबसे पहला नाम आता है तमिलनाडु का। तो ये स्टेट्स का डेटा है गाइज, ये लिविंग एंड ये डिसीज्ड डोनर्स का। ओके, सो दैट वाज इट। इतने ही आर्टिकल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। काउंसलिंग के लिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम की काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप बिंदास फ़ोन उठाओ और हम लोगों को फ़ोन करो या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पक्का से जाके ज्वाइन कर लो कम्युनिटी को, ताकि आपको वहाँ पे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वन लाइनर्स नोट्स भी मिल जाए। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं हम इसी तरह से न्यू आर्टिकल्स के साथ। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।